हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से कुछ फार्मूला को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ फार्मूला देखे थे, लेंज लॉ तक हम लोग। उसके आगे जो पार्ट इसका है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग का फार्मूला इसमें और एमसीक्यू बेसिस के आधार पर इसका क्वेश्चन क्या क्या बनाया जा सकता है उसी को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका फार्मूला इसमें है वो आपका न्यूमेरिकल्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का, इससे आपका न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। और आपका खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक से है, इसलिए हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट पार्ट चल जाता है यहाँ से। तो अल्टरनेटिंग करंट में आपका जो है सो IRMS रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू जो है करंट का और वोल्टेज का दोनों का फॉर्मूला है, इसलिए IRMS। इसको हम लोग इफेक्टिव भी कह के लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखा हुआ रहता है। आई आपका क्या होता है इफेक्टिव वैल्यू भी लिखता है, कहीं कहीं इसको वर्चुअल भी लिखता है, लेकिन बेसिकली जो यूज करता है वो IRMS यूज करता है। ठीक है, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2 होता है, और 1/√2 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू इसका कितना आता है 0.707 आता है। √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। √2 का मान होता है 1.414 होता है, और उसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो सॉल्व डायरेक्ट आपका 0.707 आता है। डायरेक्ट आप याद रखिए 0.707, और I0 आपका जो आपका पीक वैल्यू जो होता है I0 आपका क्या पीक वैल्यू होता है। उसी तरह जो है सो वोल्टेज का अगर बात करेंगे ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका वोल्टेज का अगर आएंगे तो क्या होगा E0/√2, और E0/√2 तो फिर वही 1/√2 का वैल्यू कितना है 0.707 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका E0 हो जाएगा। तो दोनों याद रखना है आपको। अल्टरनेटिंग करंट में IRMS का मान 0.707 I0 होता है और ERMS का 0.707 E0 होता है, दोनों याद रखना है। इस रोल न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, यहां से आपका जो है सो न्यूमेरिकल्स भी आता है। अब आपके जो माइनर जो क्वेश्चन आपका है यहां से आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो आपका है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, बेसिकली हम लोग को क्या है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का जो अलग अलग पढ़ना है, और फिर तीनों सारे पढ़ना, जो आप लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे कि LCR से भी पढ़ना है। लेकिन जब सिंगल सिंगल में पढ़ते हैं तो सिंगल सिंगल में क्या है कि उसका क्वेश्चन MCQ बनाना शुरू करें। अब यहाँ कह रहा है कि अगर सिर्फ इंडक्टेंस हो, अगर आपका किसी सर्किट में अगर सिर्फ क्या होता है आपका इंडक्टेंस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से है। तो अगर सिर्फ इंडक्टेंस होता है तो उस समय जो आपका वोल्टेज है अल्टरनेटिंग EMF जो आपका है वह क्या आपका E0 sin ओमेगा टी आता है, और उसमें जो करंट का जो वैल्यू आता है वह करंट कितना आता है ये याद रखना पड़ेगा। करंट का जो मान आता है वो I=I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन MCQ में क्या कह सकता है कि अगर ओनली इंडक्टेंस अगर सर्किट में है तो आपका करंट का वैल्यू कितना आएगा। अगर EMF आपका दिया हुआ करंट कितना होगा तो करंट में आपका जो चेंज होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान इस पर रखना है, क्वेश्चन ध्यान इस पर रखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें क्या चेंज हो रहा है E0 I0 होना ही है करंट के साथ है, साइन वही है, ओमेगा टी वही, सिर्फ क्या हो रहा है माइनस पाई बाई 2। मेन क्वेश्चन यहां से आ रहा है कि क्या चेंज हो रहा है आपका पाई बाई 2 आपका जो है सो घट रहा है। करंट में जो है माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, घट रहा है। इस मतलब क्या हो रहा है हम लोग का कि यहां से क्या हो रहा है आपका कि वही चीज लिखा है आई जो होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या हो रहा है फेज एंगल बाय 90, वो 90 डिग्री से क्या कर रहा है वो लेग्स बिहाइंड, इसको रखना है। करंट जो होता है वह क्या होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है वो लेग्स बिहाइंड होता है, घटता है। अगर वो पूछ दे कि E जो है वो I से क्या होता है तो I से क्या हुआ है वह अगर इसके अगर उल्टा कंपेयर करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वह करंट से जो है वो 90 डिग्री क्या होता है बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर पूछेगा I जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या हो रहा है तो I जो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से फेज एंगल 90 डिग्री जो है वह क्या हो रहा है लेग्स बिहाइंड हो रहा है, मतलब घट रहा है। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे क्वेश्चन कि E जो है वो I से क्या हो रहा है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वह करंट से 90 डिग्री जो है लीड्स बिहाइंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमेशा माइनस तो है करंट घटता है, अगर उल्टा पूछेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे फिर आते हैं हम लोग
यहां से एक टॉपिक और है आपका 2022 में यहां से क्वेश्चन पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको एक्सेल कहता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल कहा जाता है। एक्सेल जो का फॉर्मूला क्या है आपका ओमेगा एल होता है। एक्सेल जो है बराबर क्या है ओमेगा एल। एक्सेल क्यों क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है और ओमेगा का वैल्यू क्या 2 पाई म्यू होता है। तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू एल हो गया। कभी कभी इसका यूनिट पूछ देता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, बच्चा यहां मार्क कर जाता है कि सर इंडक्टेंस है तो क्या होता है इंडक्ट वहां चल जाएंगे। सेल्फ इंडक्शन में क्या था हेनरी था इसलिए हेनरी जाएगा, लेकिन हेनरी आपका नहीं है। तो ध्यान का रखना आपका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट जो आएगा वो भी क्या आएगा ओम आएगा, जो कि आपका क्या है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है। फॉर्मूला को सॉल्व किया तब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब ओनली फॉर इंडक्टेंस रहेगा सर्किट में तो करंट जो है वो 90 डिग्री से घटता है और अगर वोल्टेज की बात करेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। इसमें एक टॉपिक और हम लोग को पढ़ना है थर्ड में, वो क्या टॉपिक हम लोग का, वो टॉपिक आपका जो है से मिलेगा एसी सर्किट। एसी सर्किट कंटेनिंग क्या होगा भैया कंटेनिंग इंडक्टेंस में क्या होता है कैपेसिटेंस मान ली, कंटेनिंग कैपेसिटेंस मान ली, कैपेसिटेंस। अगर सिर्फ कैपेसिटेंस हो तो क्या होता है, तो अगर सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तो उस कंडीशन में ई का वैल्यू वही रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई वही रहेगा। लेकिन करंट क्या हो जाता है उस कंडीशन में जो करंट का मान हो जाता है वो चेंज हो जाता है और आई इक्वल टू क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये वैल्यू क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 जाता है। अब जब यहां क्या हो गया, यहां पर तो करंट घट रहा था, यहां पर करंट आपका फेज एंगल पाई बाय 2 से क्या होगा बढ़ गया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट जो आएगा क्या लिखा गया इसमें अल्टरनेटिंग करंट आई क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे लीड्स लिखेंगे। वहां पर क्या लेग्स बिहाइंड था, यहाँ क्या लीड्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज E by a फेज एंगल कितना हो जाएगा, फेज एंगल कितना है ऑफ 90 डिग्री या कहेंगे क्या क्या लिखा पाई बाय 2 भी लिखा मिल सकता है, फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री पाई बाय 2। तो यहां पर था लेग्स करंट घट रहा था, अगर कैपेसिटेंस मान लीजिए रखा जाएगा, अगर सिर्फ कैपेसिटेंस का यूज करेंगे उस कंडीशन में करंट जो है उसका बढ़ जाता है। तो एमसीक्यू ध्यान रखिए कि एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है कि अगर कैपेसिटेंस मान लिए तो करंट क्या हो गया बढ़ेगा और अगर सिर्फ इंडक्टेंस तो करंट घटेगा। अगर कहीं उल्टा ना पूछ दे तो ध्यान रखना। अब इसी तरह यहां भी होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस था, तो यहां पर आपका क्या होता है कैपेसिटेंस का भी होता है उसका वैल्यू लिखिए इसको पहले। लिख ले। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और क्या बचा हुआ है, इसमें इंडक्टिव की जगह क्या हो जाएगा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव इसको बोल देंगे ना रिएक्टेंस। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको किसे दिखाएंगे एक्ससी से दिखाया जाता है। जैसे वहां पर क्या था हम लोग का एक्सएल था, यहाँ पर क्या हो एक्ससी हो जाएगा और एक्ससी का वैल्यू क्या हो जाता है एक्ससी जो होता है वह होता है 1 बाय ओमेगा सी होता है 1 बाय ओमेगा एल था, यहाँ क्या 1 बाय ओमेगा सी हो जाता है और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1 बाय 2 पाई म्यू सी हो जाएगा। जैसे ओमेगा एल का 2 पाई म्यू हो गया तो ओमेगा 2 पाई म्यू और सी हो गया। यूनिट भी इसका सेम होता है, बस याद रखना है कि इसका भी यूनिट वही होता है जो आपका इसका यूनिट होता है। इसका भी अगर एक्ससी का भी यूनिट पूछा जाए, अगर एक एक्ससी का भी पूछेगा यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा OHM ही होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि दोनों का यूनिट क्या होता है सेम होता है। एक्सएल का यूनिट ओम होता है, एक्ससी का यूनिट क्या होता है ओम होता है। तो ये आपका है। अब एक चीज ध्यान रखना है, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, एक रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि आरएलसी सर्किट में रेसिस्टेंस भी था
तो रेसिस्टेंस में क्या होता है, तो रेसिस्टेंस रखना है कि अगर सिर्फ रेसिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे तो आई और आर, ई और आई दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है, फेज उसमें चेंज नहीं। अगर एग्जाम में पूछे कि अगर सिर्फ रेसिस्टेंस हो तो क्या होता है, तो उसमें चेंज नहीं होता है, माने ई और आर जो होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो वो भी याद रखना पड़ेगा, दोनों सेम होगा माने उसका फेज जो है चेंज नहीं होता है। यहां से फेज 90 से घटा, इसमें से 90 बढ़ा, लेकिन अगर सिर्फ रेसिस्टेंस होगा तो उसमें चेंज नहीं होता है। जो रेसिस्टेंस होगा, जो करंट होगा वही उसका वोल्टेज होता है, करंट उसमें फेज चेंज नहीं होता है। तो याद रखना पड़ेगा वहां क्या होगा, सिर्फ सेम फेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखना है तो यहाँ पर लिखते ऐसे सर्किट क्या हो जाएगा, इसमें उठा देते हैं पहले। क्या हो जाएगा उसमें, एक होता है क्या इसमें, देखिए एसी सर्किट, एसी सर्किट containing resistance only, रेसिस्टेंस वाली, सिर्फ रेसिस्टेंस है तो अगर सिर्फ रेसिस्टेंस हो जाएगा उस कंडीशन में ई का वैल्यू वही हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर फिक्स हो गया, ई वही रहेगा। करंट क्या होगा, कंडीशन वहीं पर आता है, करंट क्या होगा, तो करंट का कंडीशन क्या होता है, आई जो हो जाएगा वह हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, दोनों में कुछ हो रहा है चेंज, कुछ नहीं हो रहा है। जो ये में वोल्टेज आपका जो आ रहा है, अल्टरनेटिव वोल्टेज जो है वही आपका क्या हो रहा है, करंट में भी आ रहा है, कोई चेंज उसमें दोनों में नहीं है। इसलिए क्या होता है इसमें जो आपका जो है वह सेम फेज हो जाता है, इसमें सेम फेज हो जाता है, सेम फेज एंगल होता है, न इसमें न चेंज होगा, न घटेगा, न बढ़ेगा। तो अगर याद रखने का, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर सिर्फ रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम फेज एंगल हो जाता है, न 90 से बढ़ेगा ना 90 से घटेगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, आपको इंपीडेंस पढ़ना है। बेसिकली एलसीआर सर्किट का लॉन्ग क्वेश्चन जहां बनाएगा वहां पर आपको इंपीडेंस मिलेगा। एमसीक्यू में क्या बन सकता है, पूछ सकते हैं इंपीडेंस क्या होता है। इंपीडेंस क्या आपका टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, है ना। आरएलसी सर्किट का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। मेन हम लोग क्या एमसीक्यू पर्पस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जेड, इसको जेड से किया जाता है, ई नॉट बाय आई नॉट होता है। इसका फार्मूला जो आता है वह क्या है, याद रखना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक बजे आरएलसी सर्किट का जो सोल्यूशन निकालेंगे वहां बताया थे कि लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर में आएगा तो आपका सिर्फ इंपीडेंस निकालने आता है, और वही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में बनाएगा तो इसको मिलाता है, इसको बोले थे सीरीज रेजोनेंस सर्किट को मिलाता है, जो कि इसका आंसर ये आता है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी जो निकलेगा 1/2 पाई रूट अंडर एलसी आता है। तो ये दोनों जब कंप्लीट बनता है तो क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर एमसीक्यू के पर्पज से बनाया जाए तो इंपीडेंस का फॉर्मूला रखना है। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हो सकता है एक्सएल को आपका चेंज भी कर दे, उसमें ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी के टर्म में चेंज। अगर मान लीजिए यहाँ से इस टर्म को अगर ये फॉर्मूला ना देके फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल में ओमेगा एल और एक्सी का क्या होता है ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो एक्सएल ओमेगा एल होता है और एक्सी का ओमेगा सी होता है। तो याद रखना कि ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है या फिर ये भी दे सकता है कि इंपीडेंस का फॉर्मूला कौन सा सही है हम लोग का। और सीरीज रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, म्यू आर बराबर 1/2 पाई रूट अंडर, ध्यान एलसी का ध्यान रखिएगा, एलसी नीचे है, रूट अंडर एलसी आपका है। और इसके पहले ओमेगा आर भी वैल्यू आता है, ओमेगा आर का जो वैल्यू आता है वह क्या होता है 1/अंडर एलसी होता है, ये ओमेगा आर का वैल्यू होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपका आता है। अब उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, एक पढ़ना आपको क्वालिटी, ये तो दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट था, है ना, उसमें था, लेकिन एमसीक्यू में आपका दोनों का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दिया गया। एक था हम लोग का क्वालिटी फैक्टर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। क्यू फैक्टर क्या है, क्यू फैक्टर जो आपका दोनों का रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस एल या सी, दोनों है यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस
एल इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, और नीचे क्या आपका वोल्टेज अक्रॉस आर, दोनों का रेशियो। तो एल से भी निकलेगा चाहे सी से, दोनों का ऐसा सेम निकलता है, ठीक है। तो हम एक निकाल रहे हैं हम लोग का ओमेगा आर एल, ए क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस एल से निकाल दिए, और नीचे क्या होगा आर से रहेगा। अब क्या है कि ओमेगा आर का वैल्यू होता है 1/√अंडर होता है। अब अगर इसको यहां पुट कर दीजिएगा इस जगह पर, तो ओमेगा आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या आता है 1/√LC इंटू L/R हो गया। अब AL और AL का दोनों कैंसिल होगा, हाफ हो जाएगा, तो L कहां चला R तो नीचे आ जाएगा, और क्या बचेगा हम लोग का L/C बचेगा। तो जो Q फैक्टर का जो वैल्यू आता है वही लिखा गया आपका 1/R√L/C आता है। तब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए यहाँ से, या इसको याद रखिए कहां से निकाला गया। तो ओमेगा आर का वैल्यू याद रखना है कि 1/√LC होता है। याद रखना कि ए प्रॉब्लम की हमेशा एलसी यहाँ भी नीचे, ए यहाँ भी एलसी नीचे आपका आ रहा है, ओमेगा में क्या 1/2 पाई साथ चला जाता है। अब याद रहे कि ओमेगा आर को वैल्यू पुट करके निकाल देंगे, तो क्वालिटी फैक्टर जो का जो वैल्यू आपका है वह 1/R√L/C, ऊपर क्या होता है वोल्टेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस एल या सी दोनों में कोई एक होगा, और या वोल्टेज अक्रॉस आर होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ। देखिए नेक्स्ट कुछ और देते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है जो आप लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा पावर फैक्टर, जो लगता है कि बहुत कम नोट्स में भी नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला दे देता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर, जिसको हम लोग कोस फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है आपका R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। बहुत कम आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू जो इसका है वो 0 होता है। अगर पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या अगर फॉर्मूला पढ़ेगा तो ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर को करते हैं। एक आपका है इसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बोले सर यहाँ इंडक्टर का कैसे आ गया, यहाँ पर पढ़ना आप लोग एनर्जी स्टोर का, जैसे कैपेसिटर हम लोग पढ़े जैसे इंडक्टर का भी है 1/2L/I², यहाँ पर I0 जो पीक का वैल्यू हम लोग का, उसका क्या हम लोग का स्क्वायर आपका है 1/2L/I² आपका है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बनाने में हालत खराब हो जाएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा बना के, आपको लगता है कि नोट्स को भी तो लगभग किसी को नहीं मिलेगा, ये टॉपिक निकालना पड़ेगा, और निकालने में भी बहुत कंफ्यूजन ही रहे आपका। डायमेंशन ऑफ रूट में LC का है, डायमेंशन ऑफ RC और डायमेंशन ऑफ R/L का डायमेंशन क्या होता है, खोज के देखिएगा, आपको बहुत कम मिलेगा इसमें। एक इसमें कि डायरेक्ट आपको तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि L का निकालेंगे फिर C का फिर सॉल्व करेंगे, दिमाग नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट आपको यहाँ पर इसको बताया जा रहा है, जो MCQ के लिए हमेशा रखना है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो ए आपका जो है L और C का रूट जो होता है वो आपका डायमेंशन क्या, सो देखिए वह डायमेंशन आपका है M0 L0 T1, मैंने सिर्फ क्या आपका टाइम पीरियड बचता है इसमें, रूट LC में टाइम पीरियड बचता है। RC में भी अगर का डायमेंशन निकालिएगा, यहाँ पे याद रखना है क्यों, इसका भी M0 L0 T1 ही बचेगा। हो जाए एग्जाम में आपको सिर्फ क्या मिले, हो जाए एग्जाम में आपको सिर्फ क्या देते, आपको सिर्फ ए देते एग्जाम में, इसमें भी सिर्फ एग्जाम में क्या देते, सिर्फ टी याद रखना है। और अगर R/L है तो इसका जो डायमेंशन जो बनेगा आपका वो है M0 L0 T⁻⁻1, या डायरेक्ट एग्जाम में क्या मिलेगा आपको T⁻⁻, कहीं दिक्कत आपको नहीं है। याद रखना है क्योंकि RLC रूट में RC चाहे R/L हो, तीनों जो है आपका टाइम पीरियड के टर्म में ही चेंज होगा। फर्स्ट का भी टाइम पीरियड, सेकेंड का भी टाइम पीरियड, और टाइम के साथ जा रहा है हम लोग का, सेकेंड में भी क्या आपका टाइम के साथ जा रहा है, और थर्ड जो आपका है वो क्या है T⁻⁻1 है, एक तरह से क्या आपका फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है। तो तीनों को डायमेंशन आपको इसको जो है डायरेक्ट याद उधर निकालने की कोई जरूरत आपको नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये आपको एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपका इसमें जो है सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायमेंशन पूछ सकता है तो इसका डायमेंशन दे कि रूट LC जो है किसके सेम डायमेंशन के बराबर आएगा,
ये पूछ सकता है आपका। तो किसके साथ आपका है ये टी के साथ जाता है। सिर्फ अगर आरसी है तो किसका, वो भी टी के साथ जाएगा, और आर बाई एल है तो टी के पावर -1 के साथ जाएगा। याद रखना है आपको इसमें। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का टॉपिक में आते हैं। ट्रांसफार्मर शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। ट्रांसफार्मर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो चीज पढ़ना है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वही लिखा, इंक्रीज द एसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेप अप कहते हैं। अब क्वेश्चन कहां से आ सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अब है कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, दो चीज होता है हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल होता है। अब उसमें के दोनों का टर्न्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपका कॉइल्स का जो होता है, उसमें जो है सो कॉइल का है वो किसमें कॉइल ज्यादा होता है, जैसे एक आपका सेकेंडरी प्राइमरी दोनों होता है। तो क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है, ये टॉपिक जान के। ये अब क्या है, एनएस क्या है, एनएस आपका जो हो गया वो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल होता है। तो सेकेंडरी कॉइल का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, प्राइमरी कॉइल से। तो ये याद रखना है, मेन टॉप ये है। किसमें क्या होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल का टर्न नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है किससे, प्राइमरी कॉइल से होता है। सेकेंड कंडीशन क्या आपका, वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में आपका वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल से। अब जब ये कंडीशन ज्यादा हो गया तो जस्ट यहां उल्टा हो जाएगा आपका, यहां क्या होगा कि करंट जो आपका है वो प्राइमरी कॉइल तरफ क्या हो, ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए एक साथ आपको मिला हुआ है, पूरे टॉपिक को पढ़ जाइएगा। एमसीक्यू में आपका जो है सो हालत खराब हो जाता है क्वेश्चन बनाने में, और बहुत कम डिफरेंस में, कम चीज में रहता है कि क्या सही है आपका। तो एक माइंड में, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल्स ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल से, वोल्टेज में सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल से, लेकिन करंट जो आपका है जस्ट यहां से उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में कम होगा, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होता है। और एक चीज और पूछ सकता है, क्या चीज आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो आपका है वह एनएस बाय एनपी का जो रेशियो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब अगर पूछ दे कि वैल्यू क्या होता है, एक से ज्यादा कि एक से कम, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में वैल्यू कितना होता है, एक से ज्यादा होता है कि एक से कम होता है। तो याद रखना आपको, क्योंकि यहां देखिए एनएस ज्यादा था, एनपी कम है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है नंबर प्राइमरी कॉइल से। तब जब एनएस ज्यादा हो गया तो एनपी से जब हम डिवाइड करेंगे तो श्योर 1 से वैल्यू से क्या हो, ज्यादा आएगा। इसलिए इसका वैल्यू जो है वो आपको क्या है, एक से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एनएस ज्यादा है एनपी कम है, इसलिए उसका जो रेशियो जो होगा वह 1 से ज्यादा होगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसमें एक और पढ़ना हम लोग को, स्टेप अप के बाद क्या, स्टेप डाउन भी पढ़ना है। अब देखिए स्टेप डाउन में क्या क्या, सिर्फ एक दो इसमें है क्या, हम एक को याद कीजिएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं देना। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ऐसे इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या बोलेंगे, ए ट्रांसफार्मर, क्या आ जाएगा इसमें, ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर विच क्या होगा इसमें, डिक्रीजेस, जहां इंक्रीज है वहां क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज, है ना। ए ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज, यहां पर क्या था, इंक्रीजेस द एसी वोल्टेज, यहां हो जाएगा डिक्रीजेस एसी वोल्टेज। एक वो कंप्लीट कीजिए। अब इसमें देखिए क्या, जस्ट उल्टा कीजिए, यहां क्या होगा, एनएस जो है वो कम होगा एनपी से, मतलब प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ई एस जो है वह कम हो जाएगा किससे, ईपी से कम हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ई एस जो है वह क्या होगा, ईपी से कम हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में कम होगा, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगा, तो करंट चेंज कर जाएगा। अब करंट में क्या होगा हम लोग का, करंट में आ जाएगा कि आई एस जो है वह ज्यादा होगा आईपी से। तो खेला आपका जो है सो यहीं पर हो जाएगा खत्म। अगर एक कंफ्यूजन किए तो उसके साथ तीनों टैप चला जाएगा। तो एक लाइन को अच्छा से याद कीजिए, आपका सेकंड लाइन पे आप हो जाएगा। और क्या करना है इसमें आपको कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा इसका बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा सो बताइए जरा, एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा, यहाँ भी रेशियो फॉर्मूला सेम होगा भाई, एन एस बाई एन पी ही होगा, फॉर्मूला वही है,
NS बाई NP ही रहेगा। अब बताना आपको कि इसका वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा या 1 से कम होगा। तो अब देखिए NS क्या है, NP से कम हो गया, तो NP ज्यादा हो गया, NS कम हो गया, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो जो उसका होगा वह 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेशियो जो आपका वो 1 से कम हो जाएगा। तो ये दो चीज आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन में रखना है। और एक चीज और क्या रखना है इसमें, एक चीज और रखना है आपका, कभी कभी जो है सो आपका इसका प्रिंसिपल पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। याद है आपको, ट्रांसफॉर्मर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, नहीं पता है? तो याद रखिए ट्रांसफॉर्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखिएगा ना, ट्रांसफॉर्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, याद रहेगा ना। ट्रांसफॉर्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन के, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल होता है, तो दो कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन में अपन नहीं जाएगा, किस में आ जाएगा आपका, वह म्यूचुअल इंडक्शन में जाएगा। तो म्यूचुअल हमेशा दो कॉइल के साथ होता है। तो याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल इसका जो है ट्रांसफार्मर का, वो किस पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट हो गया। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर बार बोल जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को याद रखिए किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है। और ये टॉपिक तो आपका जो है जो डायमेंशन में अगर आप पूछा जाएगा तो इस टॉपिक को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका दो टॉपिक पूरा कहा जाए तो इस ये टॉपिक और ये टॉपिक, दो टॉपिक आपको जो एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये दो टॉपिक, और एक शुरू वाला जो आपका लेग्स बिहाइंड और लीड्स बिहाइंड, इंडक्टिव और कैपेसिटेटिव, वहां से क्वेश्चन को आपको कंफर्म मान के चलिए कि वहां से क्वेश्चन आएगा। और ट्रांसफार्मर तो आपका है कि लॉन्ग क्वेश्चन के में आ सकता है, या अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो एमसीक्यू का टॉपिक में आना ही आना। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या उस एमसीक्यू कैसे बन सकता है, कहां से आ सकता है, ये टॉपिक हो गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स का पार्ट करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपका जो है IRMS का न्यूमेरिकल्स और कुछ पार्ट और जहां से न्यूमेरिकल्स आ सकता है उसको देखेंगे। तो लेट ऑन कीजिए फिर क्वेश्चन देखेंगे।